डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप लोगों का न्यू लक्ष्य कोचिंग सेंटर द्वारा संचालित न्यू लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। इससे पहले हमने क्लास 10 के केमिस्ट्री के अंतर्गत मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पहले चैप्टर के अंतर्गत एवं दूसरे चैप्टर के तीसरे चैप्टर का मेटल एंड नॉन मेटल धातु और अधातु चैप्टर को पढ़ा। आज के लेक्चर में मुख्य रूप से हम लोग चर्चा करेंगे रसायन शास्त्र के क्लास 10 के 5वें अध्याय तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। चलिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, अर्थात तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण। हम लोग तत्वों के आवर्त सारणी को तो जानते हैं, देखे भी होंगे जिसमें कि हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सारे एलिमेंट्स को एक ग्रुप के अंतर्गत सजाया गया है। वही हमारा पीरियोडिक टेबल है। आज हम लोग बहुत डिटेल से पीरियोडिक टेबल को जानेंगे। उम्मीद है आज के लेक्चर के बाद आप लोगों को पीरियोडिक टेबल समझने में काफी आसान हो जाएगा। बहुत अच्छे से आप लोग समझिएगा। चलिए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण क्या है। व्हाट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहला बात यह हो जाता है कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण क्या है, क्यों तत्व का आवर्ती वर्गीकरण किया जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण क्या है, व्हाट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण अभी तक कुल ज्ञात 118 तत्वों को उनके समान गुणों के आधार पर अलग अलग कुछ समूहों में बांटा जाता है। इसे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण कहा जाता है। हम लोग जानते हैं कि अभी तक कुल 118 एलिमेंट्स की खोज हुई है और इन सभी 118 एलिमेंट्स को इनके समान गुणों के आधार पे अलग अलग कुछ समूहों में बांटा जाता है और एलिमेंट्स को अपने सामान्य गुण के अनुसार एक विशेष ग्रुपों में बांटने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण कहते हैं। क्लियर। यहीं पे हमारा दूसरा टॉपिक है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण क्यों किया जाता है। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण की जरूरी हमें क्यों है, क्यों आवश्यकता है तत्वों का वर्गीकरण आवर्ती वर्गीकरण करने का। तो देखते हैं, जैसा कि हम जानते हैं प्रारंभ में बहुत कम तत्व ज्ञात थे, तब इनके गुणों को अलग अलग अध्ययन करने में कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन जब कालांतर में बहुत से तत्वों का आविष्कार हुआ तो उनके गुणों को अलग अलग अध्ययन करने में कठिनाइयां होने लगी। अतः तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस हुई, इसीलिए तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किया गया है। प्रारंभ में बहुत कम तत्व ज्ञात थे जिनका की मतलब गुण हम इजीली फाइंड कर लेते थे, बहुत आसानी से इनके गुण को हम लोग जान लेते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया एक से अधिक तत्व एलिमेंट की खोज होते गई। अब ज्यादा एलिमेंट आ गया तो इन एलिमेंट्सों का मतलब अलग अलग अध्ययन करने में काफी सारा समय लगने लगा और परेशानियां भी काफी बढ़ने लगी। इसीलिए क्या किया गया, इनके गुणों को अलग अलग अध्ययन करने में होने वाली कठिनाइयों से बचने के लिए क्या किया गया, तो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। अर्थात कि एक विशेष गुण वाले जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी तत्व है, इन्हें एक विशेष प्रकार के ग्रुप में रख दिया जाए, फिर दूसरे प्रकार के एक समान गुणों वाले को एक दूसरे ग्रुप में रख दिया जाए। तो इसीलिए तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किया जाता है ताकि विशेष प्रकार समान गुण वाले एलिमेंट्स को एक अलग ग्रुप में दे दें, फिर और समान गुण वाले एलिमेंट्स को दूसरे ग्रुप में दे दें। अब अगर अगला हमारा टॉपिक है तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के लाभ, प्रॉफिट ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी कि तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण से हमारे क्या प्रॉफिट होती है, क्या लाभ होती है, इन सभी बातों को जानना है। तो सबसे पहला है तत्वों के गुणों का नियमित अध्ययन करना सरल हो गया। जैसे ही हमने एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में सजाया तो हमने क्या पाया कि अब कोई भी जो तत्व है, जो भी तत्व है, तो इन तत्व के गुणों का अध्ययन करना बहुत इजीली हो गया। क्यों इजीली हो गया, हम किसी एक एलिमेंट्स को एक ग्रुप में डाले हैं और उस ग्रुप में जितना भी एलिमेंट है उन सब का मतलब एक ही कैरेक्टर है, तो यह आसानी से हमें ज्ञात होने लगा था। फिर अगला पॉइंट है तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के लाभ के अंतर्गत सभी तत्वों के गुणों का अलग अलग अध्ययन नहीं करके किसी समूह के एक विशेष तत्वों के गुणों की जानकारी हो जाने पर
उस समूह के सभी तत्वों का गुणों का अनुमान लगाना आसान हो गया। जैसा कि हमने आपको बोला, सभी एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुपों में रख दिया गया है। किसी भी ग्रुप के कोई एक एलिमेंट को उठा के हमने उसका बढ़िया से अध्ययन किया, उसको देखा, इसकी कैरेक्टर क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, और जब हमें एक एलिमेंट की कैरेक्टर और प्रॉपर्टी पता चल जाता था तो वह एलिमेंट जिस ग्रुप से होते थे उन ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के कैरेक्टर और प्रॉपर्टी हमें मालूम हो जाता था। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है अक्रिय गैस, नोबेल गैस। नोबेल गैस को पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट में रखा गया, पूरे अंत वाले सबसे साइड में रखा गया है। और जितने भी अक्रिय गैस है, नोबेल गैस है, हीलियम, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन, आर्गन, इन सभी की एक ही गुण होती है। सभी एक ही मतलब समूह में है और सभी की एक प्रकार की गुण है। क्या गुण है? तो ये निष्क्रिय गैस है, ये रिएक्शन में भाग नहीं लेती है, ये अभिक्रिया नहीं करते हैं, इनकी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन सभी की कैरेक्टर समान होती है। वहीं पे हमारे तीसरे लाभ के अंतर्गत है, किसी समूह के तत्वों के गुणों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को समझना आसान हो गया। अब किसी भी समूह में कोई एलिमेंट का मतलब कुछ भी मतलब जो परिवर्तन होता था, तो इनकी भी जैसे कोई एलिमेंट्स, हमको नया एलिमेंट्स का आविष्कार हुआ, हमें नहीं पता है यह किस समूह का एलिमेंट है, तो हमने उसे पूरा रिसर्च करना जाना, उसका प्रॉपर्टी कैरेक्टर खोजना चाहा, तो कभी कभी किसी एलिमेंट्स में कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा गुण हमें पाए जाते थे, तो हम उस समूह में उसे रख देते थे और उस समूह के विशेषता के अंतर्गत हम ये भी लिख देते थे कि इस समूह के एलिमेंट में यह भी गुण पाए जाते हैं। फिर यहाँ पे ये सभी हमारे तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के लाभ हैं। ये हमें तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण करने से लाभ मिलते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है तत्वों का क्रमिक वर्गीकरण के विकास के चरण। जैसा कि आज हम लोग प्रयोग करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। प्रारंभ में जब हमारे इसका विकास होना शुरू हुआ था तो उस समय में आज की तरह में आधुनिक आवर्त सारणी उपलब्ध नहीं थे। बहुत छोटे से स्तर से इनका विकास शुरू हुआ पीरियोडिक टेबल का। पहले धीरे धीरे पहले वैज्ञानिक कुछ खोजे, फिर दूसरे उनको भी अच्छा से प्रकाशित किए, फिर तीसरे और खोजते गए और आज हमें एक बहुत अच्छा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे सामने में उपस्थित है। तो जिस तरह से हमारे तत्वों के क्रमिक वर्गीकरण के विकास के चरण में क्या क्या किस तरह से विकास हुआ उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे आए लभवाजे का धातु अधातु नियम, यानी कि लेवोजियर्स लॉ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। प्रथम सबसे पहले हमारे जो है आवर्त वर्गीकरण के अंतर्गत जो पहला वैज्ञानिक थे वो हमारे लेवोजियर थे। इन्होंने धातु और अधातु के स्तर पे तत्वों का इन्होंने वर्गीकरण करना आरंभ किया था। फिर इनके बाद आने वाले वैज्ञानिक में हमारे हैं डॉबरेनर साहब, जिन्होंने त्रियक नियम दिया था। डॉबरेनर्स लॉ ऑफ ट्राई, डॉबरेनर के त्रियक नियम, इन्होंने भी त्रियक नियम दिया और लेवोजियर के मतलब सारणी को और अच्छे से इन्होंने पेश किया। फिर डॉबरेनर साहब के बाद हमारे आते हैं न्यूलैंड्स साहब, जिन्होंने अष्टक नियम दिया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन्होंने क्या किया तो इन्होंने आवर्त सारणी को और ज्यादा डेवलप किया और इन्होंने फिर एक अलग अपना पेश किया। और न्यूलैंड के बाद हमारे आए हैं मेंडलीव साहब। मेंडलीव ने आवर्त सारणी का नियम दिया, मेंडलीव्स लॉ ऑफ पीरियोडिक टेबल, इन्होंने भी एक अपना आवर्त सारणी का नियम दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट विकास के क्रम में सबसे हमारा जो अभी तक हम लोग प्रचलन में है, उपयोग करते हैं, हम लोग केमिस्ट्री में इनका बृहद पैमाने पर प्रयोग करते हैं, वो है हमारा मौसले का आधुनिक आवर्त सारणी के नियम, मौसलेज लॉ ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आजकल हम लोग जो आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ते हैं वो मौसले साहब के द्वारा दिया गया है। इनके आवर्त सारणी में बहुत अच्छे से जितने भी त्रुटि थे इन सभी के मतलब आवर्त सारणी में सभी के त्रुटि को मतलब बढ़िया से संशोधन करके एक बहुत ही चलन वाला पीरियोडिक टेबल दिया था और इन्हीं की पीरियोडिक टेबल को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि हमारे लेवोजियर साहब ने जो मेटल और नॉन मेटल पे हम लोगों को आवर्त वर्गीकरण किए थे मतलब तत्वों को, तो उनको देखेंगे यहाँ पे। आइए अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से विभिन्न क्रम में पीरियोडिक टेबल का विकास हुआ है। पीरियोडिक टेबल के विकास के क्रम में सबसे पहले जो विकास के क्रम में हमारे वैज्ञानिक ने पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी से संबंधित जो लॉ जो दिए थे सबसे प्रथम टाइम वो है हमारे लेवोजियर साहब। लेवोजियर साहब एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे, यानी कि फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1789 ईस्वी में
या धातु अधातु संबंधी आवर्त सारणी के नियम दिए थे। यानी कि लेबोजियर साहब प्रथम ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवर्त सारणी से संबंधित कहा था। उन्होंने क्या कहा था? तो लेबोजियर साहब ने कहा जो भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं धातु है, तथा जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो अधातु है। यह तो क्लियर है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं धातु है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो अधातु है। तो लेबोजियर साहब ने कहा था कि जितने भी पदार्थ हैं, वो जितने भी एलिमेंट है, जितने भी तत्व है, ये दो ही प्रकार के तत्व हो सकते हैं, या तो वो धातु हो सकते हैं अथवा अधातु हो सकते थे। लेबोजियर साहब के अनुसार कोई भी तत्व जो है दो ही प्रकार के हो सकते थे, या तो धातु हो सकते थे या अधातु हो सकते थे। यानी कि जिसमें धातुई गुण है वो धातु हो गया, जिसमें धातुई गुण नहीं है वो अधातु हो गया। इसके अनुसार जब हम यहाँ पे देखते हैं तो पाते हैं कि लेबोजियर साहब के अनुसार एलिमेंट दो ही प्रकार के होते हैं। एक हमारा क्या हो गया? धातु, जैसे सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, ये सभी हमारा क्या हो गया? धातु हो गया। और फिर इन्होंने बताया अधातु भी है। अधातु में इन्होंने बताया Cl, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सभी अधातु है। यानी कि लेबोजियर साहब ने यहाँ पे बताया कि तत्व दो ही हो सकते हैं, एक धातु हो सकते हैं, एक अधातु हो सकते थे। और इन्होंने कहा सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम ये सभी धातु है, कैल्शियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन ये सभी अधातु है। अब यहाँ पे टर्म क्या आता है? यहाँ तक तो लेबोजियर साहब ठीक थे, इनका पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छा से चल रहा था, प्रचलन में था। लेकिन यहाँ पे हमारे जो है ना एंट्री मारते हैं मेटोलाइड, अर्थात उपधातु जो इसमें एंट्री मार देते हैं, इसमें आ जाते हैं। तो अब लेबोजियर साहब सस्पेंस में पड़ जाते हैं कि ये उपधातु को धातु के अंतर्गत रखे या मतलब अधातु के अंतर्गत रखे। तो जैसे ही मेटोलाइड का मतलब खोज हुआ तो वहां पे इनका जो है ना ये जो लॉ था वो इनका स्किप कर गया, यानी कि काम नहीं किए। फिर इनसे आगे किया गया। तो यानी कि इनके जो हमारे लिमिटेशन है, लिमिटेशन दोष, लेबोजियर साहब के पीरियोडिक टेबल के दोष जो है वो क्या है? मेटोला उपधातु है, उपधातु का खोज। जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जैसे ही बोरोन और सिलिकॉन का आविष्कार हुआ उपधातु आ गया। तो फिर यहाँ पे लेबोजियर साहब का ये लॉ मतलब काम करना बंद कर दिया। तो फिर अब इसको स्किप करते हैं। अब हमारे दूसरे वैज्ञानिक आते हैं जो कि फिर इसी पे शोध करते हैं और इनको और आगे अच्छे से डेवलप करते हैं। इसी आवर्त सारणी के विकास के क्रम में हमारे दूसरे वैज्ञानिक है डॉबरेनर साहब। दूसरे वैज्ञानिक हो गए हमारे डॉबरेनर साहब। डॉबरेनर साहब ने तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण संबंधित तिर्यक नियम दिए। डॉबरेनर्स लॉ ऑफ ट्रायड, इन्होंने तिर्यक नियम दिए। क्या कहता है तिर्यक नियम डॉबरेनर साहब का? डॉबरेनर साहब का तिर्यक नियम कहता है तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में जब हम सजाते हैं, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाते हैं, तो हम पाते हैं कि मध्यवर्ती तत्व का परमाणु द्रव्यमान किनारे वाले दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होते हैं। यह हमारे डॉबरेनर साहब कह रहे हैं। देखते हैं इसको ट्रिपल के रूप में लेके देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे हमारे डॉबरेनर साहब कह रहे थे ट्रायड फर्स्ट। हम यहाँ पे डॉबरेनर साहब के अकॉर्डिंग एक जो है ना ट्रायड्स बना लिए हैं। ठीक, पहला हो गया हमारा लिथियम, दूसरा हो गया सोडियम, तीसरा हो गया पोटासियम। अब हम क्या करते हैं तो सभी का परमाणु द्रव्यमान इसमें लिख देते हैं। तो जैसे यहाँ लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 7 हो गया, और सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 हो गया, और पोटासियम का परमाणु द्रव्यमान 39 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहे हैं डॉबरेनर साहब, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाने पर लिथियम, सोडियम, पोटासियम तीनों को हमने बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में लिख दिया है। उसके बाद कह रहा है सजाने पर मध्यवर्ती तत्व का परमाणु द्रव्यमान, इसमें हमारा सोडियम क्या हो गया? मध्यवर्ती हो गया, मध्यवर्ती तत्व सोडियम हो गया।
इसका जो है ना परमाणु द्रव्यमान, यह जो 23 जो है किनारे वाले दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होते हैं। यानी कि लिथियम और पोटासियम इन दोनों के परमाणु द्रव्यमान के औसत निकालते हैं। परमाणु द्रव्यमान का औसत, तो लिथियम और पोटासियम का परमाणु द्रव्यमान का औसत निकालेंगे तो सिर्फ 7 + 39/2, तो कितना हो गया 46/2, अर्थात कितना हो गया, यहाँ पे काट दिए 2 बार में 23। यह हमारे 23 निकल गया, जो किसके बराबर है, सोडियम के बराबर है। क्लियर। एक और हम लोग ट्रायड्स देखते हैं, ट्रायड सेकेंड। इसमें भी हम जो है ना कुछ 3 वो एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान हो गया 35.5 और ब्रोमीन का परमाणु द्रव्यमान हो गया 80 और आयोडीन का परमाणु द्रव्यमान हो गया 127। यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों का हमने परमाणु द्रव्यमान लिख दिया। क्लोरीन का 35.5, ब्रोमीन का 80, आयोडीन का 27। पुनः इसको हम लोग निकालते हैं। अब दोनों बगल वाले यानी कि दोनों किनारे वाले तत्वों का औसत निकालते हैं, तो 35.5 + 127 और दोनों को जोड़ के 2 से भागा कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या पाते हैं, 0.5 और 7 5 12 का 2 हासिल 1 2 3 5 1 6, 162.5/2। 2 से काट दिए, 2 8 16, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 पंच 10, यानी कि 81.25 यहाँ पे आ रहा है। और 81.25 लगभग किसके बराबर है, 80 के, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा, औसत के लगभग, एग्जैक्ट नहीं कह रहा, लगभग कह रहा, तो 81.25 लगभग 80 के बराबर है। तो यहाँ पे हमने डॉबरेनर के तिर्यक-ट्रेब्स नियम में क्या देखा कि दो तत्वों के, यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाता है, तो मध्यवर्ती तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं किनारे वाले दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होते हैं। यह हमारे डॉबरेनर साहब के ट्रिक के नियम थे। अब डॉबरेनर साहब के ट्रायड्स के नियम के कुछ लिमिटेशन भी थे। क्या थे लिमिटेशन, यानी कि क्या इनके दोष थे जिन कारण से यह सफल नहीं हो सका। डॉबरेनर साहब के जो पीरियडिक टेबल थे, इनके कुछ दोष थे। दोष क्या थे, तो यह जो अपना रूल्स दिए थे, यह सिर्फ हल्के एलिमेंट पे ही लागू होता था और यह सभी एलिमेंट पे लागू नहीं हो रहा था। यानी कि कह सकते हैं यह फॉर्मूला कुछ ही तत्वों पे लागू होता था, जिसके कारण यह भी हमारा उतना अच्छा से काम नहीं कर सका और फिर इनके बाद दूसरे पे शोध होना जारी हो गया। तो इनके लिमिटेशन क्या हो गया, यह सिर्फ हल्के एलिमेंट, हल्के तत्वों पर ही लागू होता है। यानी कि डॉबरेनर्स का जो ये ट्रायड्स नियम है सिर्फ हल्के तत्वों पर, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटासियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्हीं सभी पे लागू होता है। सभी तत्वों पे यह मेथड लागू नहीं होता है। वहां पे इसका मान जो है ना औसत, वो एग्जैक्ट इनके आसपास नहीं आता, बढ़ते जाता है, जिस कारण से इन्हें भी मतलब उतना अच्छा नहीं माना गया। चलिए अगला देखते हैं। आवर्त सारणी के क्रमिक विकास के अंतर्गत हम लोग अब पढ़ेंगे न्यूलैंड साहब के अष्टक नियम को। जैसे कि यहाँ पे डॉबरेनर साहब ने ट्रायड्स नियम, तिर्यक नियम दिया था, इनमें कुछ अशुद्धियां थी, मतलब कुछ गलतियां थी। इन गलतियों को सुधार करके न्यूलैंड साहब ने अष्टक नियम पर आधारित अपना एक आवर्त सारणी पेश की है। इनका जो आवर्त सारणी थे वह इन तथ्यों पे आधारित था कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रम के रूप में सजाया जाता है, तो किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पे 8वें तत्व का गुण प्रथम तत्व के गुण के समान होता है। अर्थात न्यूलैंड साहब ने अष्टक नियम के अंतर्गत बताया, यदि हम तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाते हैं, तो पहले तत्व का जैसा गुण धर्म होगा वैसा ही 8वां तत्व जो आएगा उनका भी गुणधर्म, दोनों का गुणधर्म एक समान होता है।
जैसे कि इन्होंने अपने अष्टक नियम को विस्तारित किया था, तो इन्होंने संगीत के 7 स्वर के आधार पे इन्होंने इनको सजाया था। जैसे संगीत का 7 स्वर हुआ स, रे, ग, म, प, ध, नी। यह संगीत के 7 स्वर है, ठीक ना। उन्होंने कहा था, न्यूलैंड साहब ने कहा था, यदि यहाँ से हम तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर रखें तो पहला तत्व से लेके 7वां तत्व चलेगा और इसके बाद जो 8वां तत्व आएगा उनका गुणधर्म पहले तत्व के समान रहेगा। जैसे संगीत के 7 स्वर में सा, रे, ग, म, प, ध, नी, और फिर नी के बाद 8वां स्वर सा आता है, अर्थात पहला भी सा, 8वां भी सा, दोनों का गुणधर्म एक समान होता है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे हमने एलिमेंट को सजाना शुरू किया, पहला एलिमेंट बी, ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी, 5वां ई, ध, एफ, नी, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन। इस तरह से हमने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक द्रव्यमान के आधार पर सजा दिया। तो अब हम कहीं से भी शुरू करेंगे, जैसे ए से शुरू करते हैं तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, और जी हो गया नी, इसके बाद फिर सा आएगा तो फिर यहाँ पे सा आ गया और जी के बाद एच आ गया। कह सकते हैं कि ए और एच इन दोनों का परमाणु मतलब इन दोनों का रसायन गुण एक समान है। उसी तरह से हम मान लेते हैं डी से शुरू किए, डी को पहला तत्व माने, पहला एलिमेंट माने, डी पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। तो डी से शुरू किए तो 8वां तत्व हमारा के आया, अर्थात डी और के इन दोनों का रसायन गुण एक समान होगा। इस तरह से इन्होंने सजाया था। आइए न्यूलैंड साहब के पीरियोडिक टेबल को हम लोग यहाँ देखते हैं। यहाँ पे न्यूलैंड साहब ने 7 एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अंतर्गत रखा है। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर उसके बाद फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, SiPs। फिर उसी तरह से इन्होंने उनके परमाणु बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अंतर्गत सजाया है। इसके अनुसार हाइड्रोजन का जो गुणधर्म है वही गुणधर्म फ्लोरीन का है। उसी तरह जैसे लिथियम है तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, इनका और इनका, इन सभी का गुणधर्म एक ही होगा। जैसे इसे शुरू करते हैं, लिथियम से शुरू करते हैं, लिथियम हो गया पहला। क्या कहते हैं न्यूलैंड साहब अपने अष्टक नियम में, क्या कहते हैं, किसी भी एलिमेंट को यदि उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखते हैं तो पहला एलिमेंट का गुणधर्म 8वें एलिमेंट के गुणधर्म के समान होगा। पहला एलिमेंट हम Li मान लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। तो यहाँ पे Li और Na दोनों का रासायनिक प्रॉपर्टी यानी कि रासायनिक गुणधर्म एक समान होगा। उसी तरह सोडियम को हम पहला मानते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। उसी तरह से हमारा के का भी गुणधर्म एक समान होगा, अर्थात हमारे लिथियम, सोडियम और पोटासियम इन तीनों का रासायनिक गुण एक समान होगा। उसी तरह से हम लोग यहाँ भी देखेंगे, बेरिलियम से स्टार्ट करेंगे तो ये बेरिलियम, Mg और Cu इन तीनों का भी रासायनिक गुणधर्म एक समान होता है। इस तरह से न्यूलैंड साहब ने अपने अष्टक नियम को दिए। लेकिन न्यूलैंड साहब के भी अष्टक नियम में कुछ कुछ त्रुटियां रह गई थी, जो कि आगे चल के इन्होंने क्या किया, मतलब ज्यादा प्रभावी ढंग से इनका भी आवर्सानी काम नहीं कर सका। अब हम लोग जानेंगे न्यूलैंड साहब के अष्टक नियम में क्या क्या लिमिटेशन थे, क्या क्या दोष थे। आइए यहाँ पे हम लोग जानते हैं, लिमिटेशन देखते हैं। न्यूलैंड साहब के अष्टक नियम में क्या क्या लिमिटेशन थे वो देखते हैं। न्यूलैंड साहब ने यहाँ पे CO और Ni अर्थात कोबाल्ट और निकेल को F और Cl फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ एक साथ रखा है, लेकिन यहाँ पे CO और Ni का रासायनिक गुणधर्म फ्लोरीन और फ्लोरीन के साथ मैच नहीं करता है। वैसे तो जैसे यह सभी में Li, Na और पोटासियम इन तीनों का रासायनिक गुणधर्म एक समान है,
उसी तरह से FCl, CO और NI इनका रासायनिक गुणधर्म एक समान नहीं है, जिस कारण से न्यूलैंड साहब का अष्टक नियम यहाँ पे क्या होते हैं, दोषपूर्ण हो जाते हैं। उसी तरह से अष्टक साहब, तो पहला लिमिटेशन में क्या हो गया, CO, NI, Cl तथा F का रसायन गुण एक समान नहीं है, एक समान नहीं है। और इनका दूसरा लिमिटेशन जो था, दूसरा जो दोष था न्यूलैंड साहब का, न्यूलैंड साहब के आवर्त सारणी में दूसरा दोष यह था कि यहाँ पे कोबाल्ट और निकेल का गुणधर्म जो है ना, वो Fe लोहा के गुणधर्म के साथ मैच करता है, अर्थात CO और NI का प्रॉपर्टी Fe के साथ मैच करता है, जहां तो इन तीनों को एक साथ होना चाहिए था, लेकिन न्यूलैंड साहब ने CO को अलग और F को अलग ग्रुप में दिया था, तो यह भी एक दोष था। इनको भी हम लिमिटेशन में लिख सकते हैं, CO, NI तथा Fe एक समान गुण होने के बावजूद, एक समान गुण होने के बावजूद अलग अलग ग्रुप में है, अलग अलग समूह में है। जब Fe, CO और NI तीनों का गुण एक समान है तो इन्हें एक समूह में होना चाहिए, लेकिन यह अलग अलग समूह में है। यह भी न्यूलैंड साहब के मतलब आवर्त सारणी का एक दोष है, लिमिटेशन है। इसके बाद न्यूलैंड साहब के इसमें एक और दोष है। न्यूलैंड साहब ने कहा था कि हमने जो पीरियोडिक टेबल बनाया है वो 56 एलिमेंट यानी कि 56 एलिमेंट्स के आधार पर बनाया है, और आने वाले फोर फ्यूचर में समय में 56 तत्व के अलावा 57वां, 58, 60वां यानी कि उससे अगला तत्व नहीं बनेगा। उनके लिए इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कहीं भी कोई भी स्थान निर्धारित नहीं किया था। यह भी न्यूलैंड साहब के आवर्त सारणी का एक दोष था। और साथ ही साथ न्यूलैंड साहब ने अपने आवर्त सारणी में अक्रिय गैस, नोबेल गैस के लिए कोई स्थान निर्धारण नहीं किए थे, तो वह भी एक इन सारणी का दोष ही था, ठीक ना। तो तीसरा दोष क्या हो जाएगा, हमारा तीसरा लिमिटेशन क्या हो जाएगा, तीसरा लिमिटेशन क्या बताए थे कि अक्रिय गैसों का स्थान, अक्रिय गैसों का स्थान निर्धारित नहीं था, नहीं था। और चौथा क्या था, नए तत्वों के लिए जो आविष्कार किए जाते, जो खोजे जाते, नए तत्व खोजे जाते, उनके लिए भी कोई स्थान नहीं था। नए तत्वों के लिए कोई स्थान खाली नहीं थे। तो ये सभी हमारे न्यूलैंड साहब के अष्टक नियम की कुल लिमिटेशन थी, जिस कारण से न्यूलैंड साहब का भी आवर्त सारणी उतने बृहद पैमाने पे प्रचलित नहीं हो सका। अब आइए इसके बाद वाला अगला पीरियडिक हम लोग समझते हैं। अब हम लोग आवर्त सारणी के विकास के क्रम में मेंडलीव साहब के आवर्त सारणी को पढ़ेंगे। मेंडलीव साहब ने जो अपने आवर्त सारणी दिए, तो इन्होंने न्यूलैंड साहब के अष्टक नियम वाले सारणी को काफी शुद्ध रूप में प्रस्तुत किया और पेश किया। मेंडलीव साहब ने जो आवर्त सारणी दिए वह इस पे आधारित था। मेंडलीव के आवर्त सारणी, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव साहब के आवर्त सारणी में कहा गया, यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाता है तो एक निश्चित संख्या के बाद समान गुणधर्म वाले तत्व पाए जाते हैं। कुछ कुछ उन नियम से ही मिलता जुलता है, न्यूलैंड साहब के अष्टक नियम से ही मिलता जुलता है। वही ये भी कह रहे हैं कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में जब सजाया जाता है तो एक निश्चित संख्या के बाद समान गुणधर्म वाले तत्व पाए जाते हैं। जैसे देखते हैं
जब मेंडलीव साहब अपने आवर्त सारणी का निर्माण कर रहे थे तो उस समय तक कुल 63 एलिमेंट का जो है ना खोज हो चुका था। मेंडलीव साहब जब आवर्त सारणी बना रहे थे उस समय 63 तत्व का खोज हो चुका था, जबकि न्यूलैंड साहब के समय में 56 तत्व का खोज हुआ था। तो सबसे पहले किए क्या मेंडलीव साहब ने, 63 यानी कि 63 तत्व को एक जगह रखने के बाद उन्होंने एक जो है ना ब्लैंक पीरियडिक टेबल लिया, एक खाली आवर्त सारणी लिया। इन खाली आवर्त सारणी में उन्होंने क्या किया, ऊपर वाले जो है यानी कि जो बाएं से दाएं की ओर आ रहा है, लेफ्ट टू राइट आ रहा है, उन्हें इन्होंने वर्ग यानी कि ग्रुप का नाम दिया। और जो ऊपर से नीचे आ रहा है, अप टू डाउन आ रहा है, उसको इन्होंने आवर्त यानी कि पीरियड कहा। ब्लैंक आवर्त सारणी लिया, ऊपर में बाएं से दाएं जो आती है उन्होंने उनको ग्रुप बोला, और जो ऊपर से नीचे आ रही है उन्हें उन्होंने आवर्त अर्थात पीरियड बोले। अब उन्होंने क्या किया, 63 तत्व जो थे उनमें से एक तत्व को उठाए, 63 तत्व में से एक तत्व को उठाए और उस तत्व के पूरे गुण, प्रॉपर्टी, सारे उनके जो है कैरेक्टर का उन्होंने अच्छे से अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद उन्होंने उस तत्व को एक स्थान पे रख दिए। जैसे 63 तत्व में से एक तत्व लिए और उनके गुण धर्म का अध्ययन करके उन्हें एक जगह पे रख दिए। फिर क्या किया उन्होंने, फिर 63 तत्व में से दूसरे तत्व लिए और उनके भी गुण धर्म कैरेक्टर का अध्ययन किए, और अध्ययन करने के बाद उनको भी एक जगह पे दूसरे जगह पे रख दिए। इसी तरह उन्होंने तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें सभी तत्वों को, ये जो सभी तत्व यहाँ पे दिया गया है, सभी तत्व अपने बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के रूप में है। सभी तत्वों की इन्होंने गुण धर्म का अध्ययन किया और उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रख दिया। अब पुनः यह क्या किए, फिर 63वां तत्व में से एक तत्व और लिए, उनके भी कैरेक्टर को इन्होंने जांचा परखा। तो इन्होंने क्या पाया कि यह जो हम अब अगला तत्व ले रहे हैं तो इनका गुण धर्म जो है ना, इन सभी में से किसी एक से मैच कर रहा, मिल रहा है। जब उनका गुणधर्म मिल रहा था जिस तत्व से, उसे उसी तत्व के ग्रुप में प्रतिस्थापित कर दिया अर्थात रख दिए। जैसे मान लिए एक तत्व लिए, उनके गुणधर्म को पूरा से अध्ययन किए, क्या पाए कि उस तत्व का गुणधर्म पहले ग्रुप वाले तत्व के गुणधर्म के समान है, उनको यहाँ पे पुट कर दिए। इसी तरह से फिर उन्होंने अगला एलिमेंट लिए, उनका भी अध्ययन किए और उनका भी नियम दूसरे वाले से किसी से मिला तो उनके सामने उनको वो रख दिए। इसी तरह से तीसरे वाले को रख दिए। इसी दरमियान में करने के क्रम में उन्होंने पाते हैं कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो परमाणु क्रमांक तो बढ़ते क्रम में है, लेकिन इनका गुण और प्रॉपर्टी जिस एलिमेंट के सदृश होना चाहिए था उनके सदृश नहीं आ रहे हैं। तो फिर इन्होंने क्या किए हमारे मेंडलीव साहब, यदि इनके समान गुण धर्म नहीं आ रहे थे तो इनको इन्होंने खाली छोड़ दिए अर्थात ब्लैंक छोड़ दिए, और पुनः अगली वाले एलिमेंट्स को इन्होंने बहुत अच्छे से जांचा, उनको कैरेक्टर को देखा तो पुनः वह अगले गुण और यहाँ पे वह तत्व अगले वाले तत्व के समान था, उनको यहाँ रख दिए। इसी तरह से वह सजाते गए। इन्हीं सजाने के क्रम में इन्होंने एक चीज का और पाया कि बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में दो लगातार एलिमेंट ऐसे भी आ रहे हैं कि जिनका कैरेक्टर एक समान है। जैसे हम जब अगला यहाँ पे मेंडलीव साहब अगले एलिमेंट का देख रहे थे तो उस एलिमेंट का गुण इनके समान था, इनके सामने लिख दिए। लेकिन यहीं पे वो अगले तत्व को जो जांच रहे थे, गुण को देखा तो अगले तत्व के गुण इनके समान न मिल करके इन्हीं के समान मिल रहा था, तो उनको भी इन्होंने क्या किया, इन्हीं के साथ ही रख दिए। क्लियर? इस तरह से हमारे मेंडलीव साहब सभी तत्वों को क्या किए, करते गए, अध्ययन करते गए और उनको उनके स्थान पे जिसके समान उनका गुणधर्म था वहां पे इन्होंने स्थान मतलब पद स्थापित कर दिए। और इस तरह से जो पीरियडिक टेबल तैयार हुआ, उस पीरियडिक टेबल, उस आवर्त सारणी को हम लोग मेंडलीव साहब के आवर्त सारणी कहते हैं।
अब मेंडेलिव साहब के आबर सारणी जो थे तो यह न्यूलैंड साहब के अष्टक नियम वाले सारणी से बहुत ज्यादा अच्छे थे। बहुत सारे अशुद्धियां जो न्यूलैंड साहब के अष्टक नियम वाले सारणी में थे वह अशुद्धियां इनमें दूर कर दिए गए थे। जैसे कुछ कुछ अच्छे चीजें जो मेंडेलिव साहब के आवर सारणी में थे उनको हम लोग यहाँ देखते हैं। पहला, उपयोग। सबसे पहले इन्होंने क्या किए तो जैसे जैसे ये बना रहे थे, तत्वों को उनका स्थान दे रहे थे, तो इस दरमियान उन्होंने क्या देखा तो इस दरमियान उन्होंने पाया कि इस तरह से हम जो सजाते हैं तो इससे हमें इनका अध्ययन करने में काफी सुविधा मिलती है। तत्वों का अध्ययन में सुविधा, तत्वों के अध्ययन में सुविधा। क्लियर? पुनः यह जो है ना इनके अगले और क्या उपयोग होते हैं तो इनके अंतर्गत यह पाते हैं कि यहाँ जो पद स्थापित करने के क्रम में कहीं कहीं ब्लैंक जगह था, कहीं कहीं इन्होंने उस जगह को जिसका गुण इसके समान नहीं था उनको खाली छोड़ा और उन्होंने खाली यह लेकर के सोचा कि मैंने जो यहाँ पे इसको खाली छोड़ा है फॉर फ्यूचर में नए एलिमेंट का आविष्कार होगा तो वह इसका स्थान क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो इन्होंने क्या किया, आने वाले नए एलिमेंट के लिए अपने पीरियोडिक टेबल में स्थान को ब्लैंक अर्थात खाली रखा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नए आविष्कार होने वाले, नए आविष्कार होने वाले तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़े। यानी कि यहाँ पे मेंडेलिव साहब नए आविष्कार होने वाले तत्वों के लिए भी स्थान ब्लैंक छोड़ रहे हैं कि नए आविष्कार जो तत्व होगा वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। और जैसे कि नए आविष्कार होने वाले एलिमेंट में आपको थे इक्का बोरोन, इक्का बोरोन, ठीक, और इक्का एल्युमिनियम और इसके अलावा थे इक्का सिलिकॉन। यानी कि जो यहाँ पे ब्लैंक स्थान रखे थे अपने पीरियोडिक टेबल में, जितने भी ब्लैंक स्थान रखे थे इन ब्लैंक स्थान पे आविष्कार होने वाले नए एलिमेंट वहां पे पदस्थापित होते। लेकिन इन ब्लैंक स्थानों को इन्होंने इक्का बोरॉन, इक्का एल्युमिनियम, इक्का सिलिकॉन का नाम दिया क्योंकि यह जो ब्लैंक स्थान था इनका गुणधर्म बोरॉन से मिलता था, एल्युमिनियम से मिलता था और सिलिकॉन से मिलता था। इस तरह हम पाते हैं तो देखते हैं कि इक्का बोरॉन जो है, इक्का बोरॉन की जो स्थान पे आविष्कार होने के बाद नए एलिमेंट आ रहे हैं वह एलिमेंट हमारा था गैलियम, एस्केंडियम। नए एलिमेंट क्या हो गया, एस्केंडियम था जो कि इक्का बोरॉन का जगह ले रहे हैं। उसी तरह से हम दूसरा देखते हैं तो दूसरा में हम पाते हैं कि इक्का एल्युमिनियम का जो आविष्कार होने वाला नए एलिमेंट आ रहे हैं वो थे जर्मेनियम। और उसी तरह से हम पाते हैं कि जर्मेनियम इसका यानी कि इक्का सिलिकॉन के जगह जर्मेनियम और इक्का एल्युमिनियम के जगह जो स्थान ले रहे हैं, इक्का एल्युमिनियम के जगह जो स्थान ले रहे हैं वह हमारा आ जाता है गैलियम। तो यहाँ पे इनकी जो है ना मेंडेलिव साहब की पीरियोडिक टेबल की और ज्यादा वैल्यू बढ़ जाती है। उन्होंने जो ब्लैंक स्थान छोड़ा था, रिक्त स्थान छोड़ा था, उनके जगह आविष्कार होने के बाद नए मतलब एलिमेंट्स आ गए। जैसे इक्का बोरॉन की जगह एस्केंडियम आ गया, इक्का एल्युमिनियम की जगह गैलियम आ गया, इक्का सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम आ गया। इसी तरह से हम यहाँ देखते हैं और पाते हैं
कि इन्होंने यानी कि मेंडलीव साहब ने जो है एक सुधार और किए थे। जैसे न्यूलैंड साहब के अष्टक नियम में जो परमाणु संख्या किसी भी एलिमेंट का निकाला जाता था, तो बहुत सारे कुछ एलिमेंट के परमाणु द्रव्यमान संख्या भी त्रुटिपूर्ण निकली थी, अर्थात इनके परमाणु द्रव्यमान संख्या गलत अभी तक आते जा रहा था। तो हमारे मेंडलीव साहब ने इनका फिर से परमाणु द्रव्यमान निकाला और सही इन तत्वों के परमाणु द्रव्यमान निकाले। जैसे हमारे यहाँ पे एलिमेंट है आपको Be, बेरिलियम, पहले इसका 14.9, बेरिलियम का पहले 14.9 इसका द्रव्यमान था, लेकिन बाद में इसको जो सुधार करके हमारे मेंडलीव साहब ने जिसका द्रव्यमान निकाले, तो वह द्रव्यमान 9.01 पाया गया। ठीक, यह हमारा पहले का था जो कि अशुद्ध था, और मेंडलीव साहब ने उनका द्रव्यमान यह निकाला जो कि शुद्ध था। तो इस तरह से बहुत सारे अशुद्धियों को सुधार करके मेंडलीव साहब अपने आवर्त सारणी में लाए। लेकिन मेंडलीव साहब के भी आवर्त सारणी में कुछ त्रुटि और दोष रह गई थी, और हालांकि यह पूर्णतः मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी यह दोष सुधार नहीं हो सका। जैसे पहला दोष है हाइड्रोजन के स्थान। मेंडलीव साहब के पीरियोडिक टेबल में जो हाइड्रोजन का स्थान है वह विवादपूर्ण है, और यह विवाद अभी भी मोस्ले साहब के आधुनिक पीरियोडिक टेबल में विख्यात है। जैसे हमारे अभी वर्तमान के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, हाइड्रोजन को जो पदस्थापित किया गया है पहले ग्रुप में, पहले पीरियड में पहले जगह पे दिया गया है, और उसमें सभी मेटल है, लेकिन हमारे हाइड्रोजन मेटल नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे मेंडलीव साहब के लिमिटेशन यानी कि दोष, मेंडलीव साहब के आवर्त सारणी में जो लिमिटेशन है यानी दोष जो है, तो दोष के अंतर्गत इनका पहला दोष वही आ जाता है क्या, तो हाइड्रोजन का स्थान, यह दोष मेंडलीव साहब के पीरियोडिक टेबल में है, और यह दोष मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अभी भी वर्तमान में चल रहा है। अब मेंडलीव साहब के पीरियोडिक टेबल में अगला दोष जो है वह दोष आ जाता है एक्टिनाइड जो स्थापित है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, यानी कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो कि तीसरे वर्ग में मतलब दिया गया है 57 से लेके 76 और 90 से लेके 103 परमाणु क्रमांक में जो स्थापित है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, इनके स्थान को लेके भी यहाँ पे अशुद्धियां विवादपूर्ण है। जैसे कि तीसरे ग्रुप में यहाँ पे मतलब लैंथेनाइड जो है यह मुख्य रूप से 14 का समूह होता है, जो कि इस 8 ग्रुप में समाहित नहीं होता, वो पीरियोडिक टेबल में एडजस्ट नहीं होता है। हालांकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इनको सुधार किया गया है, इनके लिए पीरियोडिक टेबल से बाहर 2 ग्रुप बना दिया गया है, लैंथेनाइड और मतलब एक्टिनाइड, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो यह जो है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड इनके स्थान को लेके भी विवाद है मेंडलीव साहब के आवर्त सारणी में। तो यह भी हमारा एक दोष हो गया। लैंथेनाइड जिसका कि आपको परमाणु संख्या कितना से कितना तक हो जाएगा 57 से 71, और एक्टिनाइड जिसका कि 90 से 103 परमाणु क्रमांक है, इसका स्थान लैंथेनाइड और एक्टिनाइड इन एलिमेंट के स्थान जो है इनको लेके इनके पीरियोडिक टेबल में दोष देखा जाता है। इनके अलावा और कुछ विशेष नहीं है, फिर भी एक बहुत अच्छे पीरियोडिक टेबल हमारे सामने मेंडलीव साहब पेश कर रहे हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी को जो हम पढ़ते हैं बहुत काफी मेंडलीव साहब के आवर्त सारणी से मिलते जुलते होते हैं। आज के लेक्चर में हमने मुख्य रूप से 4 आवर्त सारणी 4 वैज्ञानिक द्वारा दिए गए आवर्त सारणी को देखा और जाना, जिसमें हमने इनको छोटे छोटे ज्यादा डीप न करके आसानी से जाना। हम सबसे ज्यादा जो फोकस करेंगे वह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से मोस्ले साहब द्वारा दी गई आधुनिक आवर्त सारणी जिसका कि प्रचलन हम लोग करते हैं, और विज्ञान के क्षेत्र में रसायन के क्षेत्र में इनका प्रयोग बहुत अच्छे से चल रहा है। तो हम आने वाले आधुनिक आवर्त सारणी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसके लिए आप लोग को होमवर्क देते हैं कि उस पीरियोडिक टेबल में कम से कम
118 एलिमेंट है। 118 एलिमेंट्स में कम से कम 20 एलिमेंट्स को याद करके आइए, फिर कल वाले प्रेडिक्टेबल में बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।